तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल प्रोग्रामिंग बस। सो आई एम अभिराज एंड यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई जावा यार, क्या वाई जावा एंड फीचर्स एंड जावा के फीचर्स भी डिस्कस करने वाले हैं यार। तो यार आज हम जानने वाले हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है एंड क्या यार कुछ एडवांटेजेस भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यार आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को देखा होगा एंड यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डीएसए को वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर डीएसए कोर्स एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डीएसए कोर्स इन द अपकमिंग वीडियोस। तो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार कि हम लोग डीएसए को स्टार्ट करने वाले हैं। दैट आर गोइंग टू अपलोड दैट आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियोस ऑफ इन द नेक्स्ट कमिंग सेशंस। तो आई होप यार अभी तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा क्या है एंड यार ये पहला वीडियो है इस कोर्स का। पहले मैंने इंट्रो दिया था एंड ये इस पहला वीडियो है। मैं इसको पहला वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि यार यहाँ से कोर्स एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है यार। तो पहले हम पूरा बेसिक्स देखने वाले हैं मॉडल 1 में। आई थिंक ये हमारा मॉडल 1 है यार। हाँ जी, ये हमारा मॉडल 1 है। इसके बाद हम मॉडल 2 डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे प्योर डीए चलेगा। ये इस वाले मॉडल में हम बेसिक देख रहे हैं, मतलब प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है, लाइक एरे स्ट्रिंग मॉडल 1 में। उसके बाद हम प्योर डीएसए लाइक लिंक लिस्ट, डीपी, ग्राफ, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। तो चलिए यार देखते हैं क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यार इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जावा क्या, मतलब वाई जावा, वाई आई हैव चूजन जावा फॉर दिस कोर्स। कुछ जावा कुछ फीचर्स यार। एंड आप लोगों ने सुना होगा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो भैया यार ये क्या है, अगर आप नहीं जानते हो यार तो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप जानते हो तो बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही वेल गुड। तो ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, सी प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। तो एक मिनट यार, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो वाई जावा एंड फीचर्स जावा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले ना एक बात आती है कि आपने अगर सुना होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यार ये क्या है, मतलब अगर आपने जैसे यहाँ पे लिखा है कि जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब यार जैसे आपने अगर सी प्लस से पहले पढ़ा होगा यार आपने, या फिर आपने कोई भी ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है जो कि विच सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब दैट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, ठीक है। तो जावा उसी तरह है। मतलब अगर जैसे आपने अगर सी प्लस प्लस की उप्स वाली पार्ट उप्स का कंसेप्ट जानते हो, तो जावा में भी बहुत सारे, मतलब जावा में भी लगभग सेम ही है। कुछ कॉन्सेप्ट जो कि डिफरेंस है, लाइक जावा डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट डिफर करते हैं and नहीं तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब कुछ सेम ही है। तो जावा भी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा यार, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट आता है कि राइट वंस रन एनीवेयर। यार इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ लिखा है भैया राइट वंस रन एनीवेयर। यार ये आप बोल रहे हो, मतलब आपने लिखा है कि एक बार लिखो हर जगह चलाओ, मतलब राइट वंस रन एनीवेयर। यार इसका मतलब क्या है कि आपने एक बार, आप जैसे मैंने पहले बताया कि आपने सुना होगा कि जावा ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यार, ठीक है। तो इसका इससे कुछ ताल्लुक है यार। अब क्या ताल्लुक है वो देखने वाले आगे। तो यू हैव टू वेट फॉर सम स्लाइड्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर, ओके। तो कुछ देर वेट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड्स में पूरी डिटेल में बात करने वाले कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट ये था कि राइट वंस रन एनीवेयर। अब देखो यार कि ये ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि एवरीथिंग इज इन जावा इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। यार ये क्या कह रहा हूँ, मतलब इसका सीधा शब्दों में यार बोलो ना मैं तो, अगर एक लाइन में बोलो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है तो जावा है, एंड जावा है तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में नहीं आया, देखते हैं अभी। ठीक है, ये कह रहा हूँ कि आप जब भी जावा का कोड लिखोगे ना यार, जब भी किसी जावा में कोई कोड लिख रहे हो यार, तो उस कोड में ना देखना कि जावा का कोड एक रैप होता है, एक रैप होता है पूरा क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लासेस में, ठीक है। एंड जब भी आपको कुछ जावा में कोई कोई काम करना होता है, यू हैव टू मेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जावा में जब भी कोई काम करोगे ना यार, तो आपको एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लास बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वही लिखा गया कि जावा एवरीथिंग इज इन जावा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब भी जावा में कोई भी काम करने वाले हो यार, तो उसमें आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं यार कि फोर्थ पॉइंट क्या है कि डिजाइन फॉर इजी वेब इंटरनेट एप्लीकेशन। यार ये क्या है भैया, ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे क्या कर रहे हो। मतलब यार आपको पता है, आप आई थिंक आप जानते हो यार कि जावा ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट काफी यूज होता था यार। एंड आई थिंक अभी भी यूज होता है, अब तो खैर कॉटलिन आ गया, बट यार अभी भी यूज होता है, ठीक है। तो जावा ये क्या यार, एक अभी भी जावा अभी भी हम लोग वेब वेब और इंटरनेट एप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा अभी भी यूज होती है यार, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट काफी यूज होती थी एंड होती है यार, अभी भी यूज होती है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये भी है। एंड अगर आप जैसे आपका अगर आपका कोई सीनियर्स हो जो कि जॉब में काम कर रहे हो, जो कि जॉब कर रहे हो यार, आप उनसे पूछना, जावा काफी यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी भी जावा यूज होता है। अगर आप सी प्लस की बात करो तो जावा ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जावा काफी यूज होता है यार इंडस्ट्री में। अगर आपके कोई सीनियर्स हो जो कि जॉब कर रहे हो, या फिर कोई आपके भैया हो जो भी हो जो कि इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम कर रहे हो, उनसे पूछना, दे विल टेल यू अबाउट द जावा। और जावा क्यों बताएंगे यार, हाँ भाई जावा अभी भी काफी यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड यार इसके बाद लास्ट पॉइंट है यूज कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। यार जावा कम्युनिटी काफी बार है, मैंने बताया कि जावा अभी भी इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा यूज होता है यार।
ठीक है। तो इसकी एक दो बहुत सारी मतलब कम्युनिटी बहुत बड़ी है यार। तो आपको ये भी जब भी आपको कोई एरर मिलेगा गूगल पे देखो स्टैक ओवरफ्लो, देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटी दैट यू आर गोइंग टू सी इन गूगल। तो यार जब भी डाउट हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो आप गूगल पे लिखो देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटी बनी है यार जावा के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इनकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है। मतलब ऐसा है ना कि आपको कोई चीज एरर आ रहा है गूगल पे लिखो यार तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिटीज बहुत है यार इसके लिए, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्लाइड। तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं कि कुछ फीचर्स है कि जावा वाइस जावा ओवर सी प्लस प्लस। देखो अगर आपने सी प्लस पढ़ा होना है वहां पे एक टर्म होता है पॉइंटर, ठीक है। सी प्लस में एक टर्म होता है पॉइंटर, ठीक है, जो कि जावा में नहीं है। यार इसके फायदे हैं बहुत सारे। तो जैसे आप उस पॉइंटर पे कुछ काम कर रहे हो ना, यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार मैं पास बाय रेफरेंस करूँ, पास बाय वैल्यू मैंने क्या किया था, पास बाय रेफरेंस किया था, पास बाय वैल्यू किया था। पॉइंटर बनाने में रहता है बहुत टाइम यार। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पॉइंटर पढ़ते हैं सी लैंग्वेज, उनसे पूछना कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती है कि यार पॉइंटर मतलब पहले तो आपको सिंटेक्स सीखना पड़ता है कि पॉइंटर में कैसे काम करना है यार, कैसे इनिशियलाइज करना है, ये वगैरह वगैरह। बट जावा में मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यार एक एडवांटेज है जावा में कि जावा में पॉइंटर्स नहीं है और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पॉइंटर्स कि मैं कैसे काम करूँ तो एरर नहीं आएगा ये वगैरह, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोस थिंग्स। तो जावा में पॉइंटर्स नहीं है, ठीक है। एंड जावा डजंट सपोर्ट द एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि जावा डजंट इंक्लूड स्ट्रक्चर्स यूनियंस एंड एनम डेटा टाइप। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है ना तो आप जरूर जानते हो स्ट्रक्चर्स क्या है, यूनियन क्या है, एनम क्या है, डेटा टाइप क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स काफी हद तक सिमिलर होता है यार क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, क्लास से सिमिलर होता है काफी टाइप, ठीक है। तो ये अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट्स है। बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो यू डेफिनेटली नो अबाउट स्ट्रक्चर्स यूनियन एंड एनम डेटा टाइप, ठीक है। एंड यार ये थर्ड पॉइंट आता है जावा डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये क्या है भैया? जब हम ऊफ पढ़ेंगे ना यार, मतलब जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है सी प्लस प्लस में यार, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो जावा में यार ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता है बट ऑपरेटर ओवर राइडिंग होता है जावा में, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम जावा के में ऊफ करने वाले हैं। जब हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, ठीक है भाई। तो अभी छोड़ते हैं इसको। एंड यार लास्ट पॉइंट क्या है, जावा सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। अब यार इसका मतलब क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा यार। जावा में एक चीज होती है, ठीक है। जावा में एक चीज होती है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या कह रहा हूँ, सपोज कि आपने ना एक प्रोग्राम बनाया जावा में, ठीक है। जैसे आपने एक एरे बनाया 5 साइज का, ये मतलब कुछ साइज होता है 0 1 2 3, ठीक है। मतलब आपने 4 साइज का एरे बनाया, यहाँ पे कुछ आपने बनाया। एंड आपने आपने क्या किया, जावा में कोड चलाया एंड आपने सिर्फ यार क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया जावा में एंड आपने अपना प्रोग्राम एंड कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ यार, आपने सिर्फ आपने एरे बनाया बट आपने क्या किया, सिर्फ अपना ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके जावा में छोड़ दिया। मतलब अपने अपने प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया छोड़ दिया। बट आपने यार एरे क्यों बनाया, फिर ये आपने बनाया ना। तो यार जब आपका कोड रन हो रहा होगा, रन टाइम पे क्या होगा, एक रन टाइम पे क्या होता है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है देखे या नहीं यार कि आपने एक तो एरे बनाया यार बट यू हैवंट यूज एनीवेयर इन योर कोड। तो वो क्या करेगा गार्बेज कलेक्टर, अपने साथ ना इस एरे को ले जाएगा यार। मतलब ये वो क्या बोलेगा, जब तुमने बनाया है बट यू आर नॉट यूजिंग इट एनीवेयर इन योर कोड, क्यों रखना है इसका, मतलब फालतू मेमोरी कुछ मेमोरी वेस्ट तो कर रहे हो ना यार, अपने एरे बनाया कुछ मेमोरी तो आपको वेस्ट हो रही है वहाँ पे। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, अपने साथ में ना इस एरे को ले जाएगा यार, ठीक है। इस एरे को ले जाएगा अपने साथ में और मेमोरी जो वेस्ट हुई थी वो बचा देगा। तो ठीक है, जावा में यार कभी भी अगर आपको छोड़ोगे जिसको आपने यूज नहीं किया अपने कोड में, तो उसको गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो वही होता है इन जावा वी हैव ए गार्बेज। तो जावा में क्या होता है, हमारे पास एक गार्बेज कलेक्टर है, ठीक है। तो ये होता है गार्बेज कलेक्टर का मेथड। कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो एंड आपने कुछ वेरिएबल्स या फिर कुछ डेटा टाइप्स बनाए या फिर कुछ एरे बनाया, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, अपने साथ उसको ले जाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी वेस्ट ना हो, ठीक है। आई थिंक दो दीज पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। ओके यार, अब बात करते हैं सी प्लस प्लस ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है यार। हम कहते हैं ना कि भाई सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यार। इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ी। ये क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक यहाँ देखो, यहाँ पे देखते हैं कि जब भी आप सी प्लस जब भी यार सपोज कि आपने आपने ना कोई कोड लिखा। आप जब भी कोई कोड मतलब बात करते हैं कि आपने जावा में कोड लिखना स्टार्ट किया, सी प्लस में कोड लिखना स्टार्ट किया, जब आप कोड लिखते हो ना यार, जैसे सपोज कि आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो आप सी प्लस में क्या करोगे, पहले हेडर फाइल इंक्लूड करोगे, मेन बनाओगे एंड लिखोगे सी आउट हेलो वर्ल्ड, सिर्फ सिंपली प्रिंट हो गया। तो ये जो आपने लिखा है ना यार, इसको सोर्स फाइल कहते हैं। मतलब आपने जो इनिशियली कोई कोड लिखा है अपने अपने प्रोग्राम में, उसको सोर्स फाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सोर्स फाइल है, ठीक है। एंड आपने कुछ हेडर फाइल्स वहां पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स इंक्लूड तो किए हैं क्योंकि उसके बिना तो आपका कोड रन ही नहीं होगा, प्रिंटर स्कैनर कैसे कैसे रन करोगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होता है यार कि प्री प्रोसेसर, वो क्या करता है कि आपके जो हेडर फाइल्स है ना उनको प्रोसेस करता है, ठीक है। हेडर फाइल्स में होती क्या है, जो आपका जो वो सब है, जो आपके लाइब्रेरी फाइल्स है, तो मतलब आप हेडर फाइल्स क्या आता है उसमें डेफिनेशन स्टोर्ड है। तो क्या करता है आपके सोर्स फाइल को, जो आपका सोर्स फाइल है, और क्या करेगा आपको जो प्री प्रोसेसर क्या करता है, आपको जो हेडर फाइल्स हैं उनको प्रोसेस करता है, आपके सोर्स फाइल को और आपके जो हेडर फाइल्स हैं
उनको प्रोसेस करके एक नया फाइल बनाता है, ठीक है। अब ये जो नया फाइल बनाया ना यार, इसको कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल इसको कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग डॉट ओ फाइल भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ यार, फिर से बताता हूँ, देखो। आपने आपने इनिशियली कोई कोड लिखा, वो आपका सोर्स फाइल जिसको आपने सेव किया है डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, प्री प्रोसेसर आपके फाइल में जो हेडर फाइल्स हैं, आपके कोड में जो हेडर फाइल्स हैं उनको प्रोसेस करता है। एंड वो दोनों, एंड ये सोर्स फाइल और आपका जो हेडर फाइल्स है, इनको प्रोसेस करने के बाद एक नया फाइल बनता है। उसको कंपाइलर क्या करता है, अपने पास ले जाता है एंड उसको एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है यार, आपका आपका जो कोड था ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करता है, आपके फाइल में कुछ थी ना लाइब्रेरी फाइल्स, जैसे प्रिंटफ, स्कैनर, इन सब की डेफिनेशन कहाँ स्टोर्ड है, लाइब्रेरी फाइल्स में। अब क्या करता है, आपके कोड में जो भी प्रिंटफ, स्कैनर, इनकी डेफिनेशन थी वो सारी लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर्ड है। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिक्लेरेशन की नहीं। अब क्या करेगा, आपका लिंकर जो है ना, ये लाइब्रेरी फाइल्स को और आपके ऑब्जेक्ट फाइल को मर्ज करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सी। तो आई थिंक आपने देखा होगा, जब भी आप कोई कोड कंपाइल करते हो तो वो दो स्टेज में स्टोर होती है आपके सिस्टम में, एक डॉट सीपीपी और एक डॉट एक्सी फाइल। जो डॉट एक्सी फाइल है ना यार, वही आपके कोड का आउटपुट है एक्चुअली में। आउटपुट क्या कह रहा हूँ मैं, आउटपुट मतलब यार कि आपने जो कोड लिखा है ना, वो आपके सिस्टम, आपके मशीन को समझ में आया कि हाँ यार, ये कोड, ये बंदे ने ये चीज अपने कोड में लिखा था, एंड इसका मतलब ये है कि आपने कुछ कोड लिखा है, आपका मशीन समझ पा रहा है कि इसका आउटपुट क्या लेना है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या मांग रहा है, क्या चाहता है, ठीक है। ये हो गया है मेरे भाई। मतलब क्या है कि डॉट एक्सी फाइल में कन्वर्ट हो गया। डॉट एक्सी फाइल क्या है, एक मशीन अंडरस्टैंडेबल फाइल है, ठीक है। बट यार यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, ठीक है, सबको समझ में आ गया कि सोर्स फाइल बनता है, फिर प्री प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, वो दोनों फिर मिलकर कंपाइलर के पास जाते हैं। कंपाइलर क्या करता है, उसको आपके जो सोर्स फाइल है उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, फिर आपके लाइब्रेरी फाइल्स को और ऑब्जेक्ट फाइल को मर्ज करके एक नया एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो कि आपके सिस्टम को, मशीन को समझ में आ रहा होता है, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल फाइल होती है। उसको हम लोग डॉट एक्सी फाइल बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं कि यार इसमें दिक्कत क्या आती है। यार ये देखो, आपकी जो डॉट एक्सी, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है ना यार, सपोज कि यू आर यूजिंग विंडोज, तो आपकी जो डॉट एक्सी फाइल बनी है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो आपने विंडोज से बनाया है। आपका सिस्टम क्या है, ठीक है। देखो यार, एक चीज होती है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब, अगर आप सी का या फिर सी प्लस प्लस का कोड रन कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप बात करोगे ना, पूछोगे मुझसे क्या प्लेटफॉर्म क्या है, तो प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस योर हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पे आपका ओएस क्या है, विंडोज है। सपोज यूर यूज एक टाइम के लिए मानते हैं कि सपोज यू आर यूजिंग विंडोज, अगर आप मैक यूज कर बहुत अच्छी बात है यार। बट एक टाइम के लिए मान लो कि विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई, मान लो विंडोज यूज कर रहे हो, ठीक है। अब मानते हैं कि आप यू आर यूजिंग विंडोज। आप देखते हैं यार कि आपने जो अपना कोड कंपाइल किया है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव फाइल बनी है, एग्जीक्यूटिव फाइल बनी है, वो आपके विंडोज सिस्टम पे, आपका सिस्टम विंडोज था, एंड जो फाइल बनी है आपको विंडोज के लिए बनी है। अब क्या दिक्कत आएगी यार कि आप ये एग्जीक्यूटिव फाइल को लो, एंड आप इसको बोलो, लिनक्स वाले सिस्टम बोलो कि देख ये ले भाई, ये मैंने कुछ कोड लिखा था, एंड ये मेरी एग्जीक्यूटिव फाइल है जिसमें मेरा आउटपुट आया है, आउटपुट पड़ा हुआ है, इसको तो मुझे यहाँ पे अपने अपने सिस्टम पे ले और दिखा दे। लिनक्स क्या बोलेगा यार कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, मतलब लिनक्स को क्या पता। लिनक्स बोलेगा भाई मुझे नहीं पता है क्या दे रहे हो आप। वो बोलेगा कि क्योंकि आप सोचो ना कि आपने जो आपकी जो फाइल बनी है, जो कि एग्जीक्यूटिव फाइल है, जो कि मशीन को समझ में आती है। मशीन क्या था आपके पास, विंडोज था ना। आपने उसको लिनक्स पर रन नहीं किया था, आपने उसको रन किया था विंडोज के लिए। आपने आपने जो अपनी एग्जीक्यूटिव फाइल बनाई, वो विंडोज के लिए बनाई थी। तो यहाँ पे दिक्कत आता है कि आपकी जो फाइल बनी ना, वो विंडोज के रेस्पेक्ट में बनी है, ना कि लिनक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आप उसी एग्जीक्यूटिव फाइल को लेकर विंडोज पे चलाओगे तो नहीं चलेगी। बट सपोज कि आपने जो अपना एग्जीक्यूटिव फाइल बनाया था, वो लिनक्स लिनक्स के लिए बनाया था, तो लिनक्स पे रन करेगी। बट अगर आप उसी सेम फाइल को ले जाकर विंडोज पे दोगे, तो बोलेगे नहीं यार मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने तो इसको जो जो आपकी जो तुम्हारी डॉट एक्सी फाइल है यार, वो तो लिनक्स से बनी, तो मुझे कैसे पता यार, मुझे तो मेरा कोई नाता ही नहीं है उससे। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है कि आप जो कंपाइल कर रहे हो ना जिस कोड को, ठीक है, आप जो वहाँ पे कंपाइल कर रहे हो जिस कोड को, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका सिस्टम विंडोज है, तो आपकी डॉट एक्सी फाइल सिर्फ विंडोज के लिए काम करेगी, ना कि लिनक्स, ना कि मैक, ना कि सोलरिस। सोलरिस पे एक ओएस होता है, ठीक है। दोज हु डोंट नो व्हाट सोलरिस, दिस इज आल्सो ओएस लाइक विंडोज मैक, ओके, ठीक है। तो यही बात आती है यार कि अगर आपका डॉट एक्सी फाइल बनाया, अगर वो लिनक्स से बना तो सिर्फ लिनक्स पे ही चलेगा, दूसरे ओएस पे नहीं चलेगा यार। तो ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि सी प्लस प्लस जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है मेरे भाई। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं यार। इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जावा है यार, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है मेरे भाई। वाई हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यार ये देखो, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों, ये देखते हैं अभी इस बार। यहाँ पे आपने जो निचली कोड लिखा है उसको सोर्स फाइल कहते हैं जावा में, ठीक है। सोर्स फाइल कहते हैं। एंड यार जो इसको कंपाइल करोगे ना, अब जो अपने कोड को कंपाइल किया,
यार ये डॉट क्लास फाइल बनती है, ठीक है। यहाँ पे डॉट exe फाइल नहीं बनती मेरे भाई। ये जो यहाँ वहां पे क्या था, अपने अपने कोड को कंपाइल किया, अपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल को और लाइब्रेरी लाइब्रेरी फाइल्स को मिला कंपाइल किया, एंड वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के बन गई, जिसको डॉट exe फाइल कहते हैं, ठीक है। बट यार जावा में ऐसा नहीं होता है भाई। जावा में क्या होता है कि आपने कंपाइल करोगे ना यार, तो ये डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। एंड यार ये क्लास फाइल ना, ये कुछ बाइट कोड के फॉर्म में स्टोर होता है यार, ठीक है। ये सीधा बाइट कोड क्या है। अब यार दिक्कत है कि बाइट कोड ना यार, आपके आपका जो ओएस है उसको समझ में नहीं आया कि बाइट कोड क्या है, ठीक है मेरे भाई। तो आपके आपके ओएस को ना समझ में नहीं आया कि बाइट कोड है क्या, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे कंपाइल किया और ये डॉट क्लास फाइल बन गई। डॉट क्लास फाइल क्या है, ये नहीं पता। ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं है। मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड नहीं है, फाइल नहीं है, जैसा बोल सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे जब जावा जावा कोड को कंपाइल करते हो तो बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, जो कि मशीन को समझ में नहीं आती कि बाइट कोड क्या है। तो यार भैया अब कैसे, आपने बोला कंपाइल तो कर लिया यार कि अब, लेकिन यार समझ में तो आई नहीं, तो फिर कैसे कोड रन, जावा में कोड रन कैसे करता है, ठीक है। तो ये देखते हैं भाई मेरे। अब देखो यार, आपने कोड को कंपाइल तो कर लिया, ये तो क्लास फाइल बन गई। अब आप बोलोगे यार मेरे पास तो विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, सोलरिक्स है, अब कैसे रन करे यार। यहाँ पे ना यार, यहाँ पे फिर वही प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो ओएस और हार्डवेयर तो है ही। बट यार यहाँ पे एक और चीज आता है जो कि हम जिसको कहते हैं जेवीएम। ये क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अब देखो जेवीएम क्या करता है मेरे भाई, आपने सबसे पहले अपने जावा का सोर्स फाइल बनाया, उसको आपने कंपाइल कर दिया। क्या किया, अब वो एक डॉट क्लास फाइल बन गया है, जो कि बाइट कोड के रूप में स्टोर्ड है आपके पास, ठीक है। आपके आपके कोड में बाइट कोड के रूप में स्टोर्ड है, ठीक है। अब यार आप बोलोगे कि यार बाइट कोड तो ठीक है यार, बट भैया यार बाइट कोड से अपने बाइट कोड को कैसे, मतलब ऐसा कैसे करें कि यार वो मेरी मशीन जो है ना उसको समझ में आए कि यार एक्चुअली मेरा कोड क्या कह रहा है, उसका आउटपुट क्या है। तो यार इसके लिए ना जेवीएम होता है, जावा जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या करता है ना, मतलब आप जेवीएम, आप जेवीएम क्या होता है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो ना यार, तो आपका जेवीएम अलग होगा। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आपका जेवीएम अलग होगा। अगर आप मैक तो आपका जेवीएम अलग होगा। अगर आप सोलरिस यूज कर रहे हो तो आपका जेवीएम अलग होगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यार। मैंने बोला कि आपने आप अपने कोड को ना कहीं भी कंपाइल करो, ठीक है। ये सीधा मतलब ये सीधा आपके मशीन को समझ में आने वाला कोड नहीं बनता है। ये मतलब सीधा कोई एग्जीक्यूटिव फाइल नहीं बनाती जो कि सीधा आपने कंपाइल किया और सीधा मशीन को समझ में आ जाए, नहीं भाई। आप कहीं भी जावा कोड कंपाइल करोगे ना जाके, इधर 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 इट इज लिनक्स, मैक और सोलरिस, यू विल नॉट गोना गेट दैटली मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। यू विल इधर इसके बदले में क्या होगा, आपको एक बाइट कोड मिलेगा, ठीक है। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड किसी भी ओएस को समझ में नहीं आता है जब तक आप उसमें जेबीएम यूज ना करोगे। अब मैं देखो क्या बता रहा हूँ, आपने कंपाइल किया, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हुए। अब आप बोलो कि भाई अब माइक एक बार का बात करते हैं, मैक के लिए बात करते हैं। अब बोलो कि यार मेरे पास तो मैक है, तो आप मैं बोलूंगा यार मैक तो है ना, ठीक है, तो बस बाइट कोड तो आ गई। अब क्या कर, अपने मैक में जेबीएम इंस्टॉल कर ले, जेबीएम इंस्टॉल कर ले, ठीक है। अब बोले ठीक है यार। तो जब आप जेबीएम इंस्टॉल करने जाओगे तो यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शन लाइक फॉर जेबीएम फॉर विंडोज, मैक, लिनक्स, सोलरिस। अब बोले कि यार मेरे पास तो मैक है, मैं मैक के लिए इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। आपने अपने मैक में जेबीएम इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करोगे ना यार, आप देखो यहाँ प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब तीन चीज होती है, जेवीएम प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर। ये तीन चीज मिलके जावा कोड के लिए प्लेटफॉर्म बनते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आपने क्या क्या बाइट कोड को ना, अब आप क्या करोगे, अपने बाइट कोड को दोगे जेवीएम में। अब आपका जेवीएम है ना यार, वो कन्वर्ट करेगा आपके बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, जो कि यहाँ पे आपका मशीन क्या है, मैक, ठीक है। तो ये देखो आपके पास मैक था, सबसे पहले आपके पास बाइट कोड था, जो कि आपके मशीन को पता ही नहीं कि बाइट कोड क्या है। आपको एक कुछ ऐसा टूल चाहिए जिसके मदद से आप अपने बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर पाओ, अपने जावा कोड को, बाइट कोड को, जो कि है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जावा जेवीएम जो है ना, आपके हर ओएस के लिए डिफरेंट होता है। लाइक आपके विंडोज के लिए जेवीएम डिफरेंट होगा, मैक के लिए जेवीएम डिफरेंट होगा, सोलरिस के लिए डिफरेंट जेवीएम डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने अपने मैक पे जेवीएम इंस्टॉल कर लिया। अब यार आपने अपने बाइट कोड को जब कंपाइल करोगे ना यार, तो यहाँ से आपका बाइट कोड बनता है आपका एग्जीक्यूटिव फाइल, ठीक है मेरे भाई। अगर आप इसी बाइट कोड को ना अपने विंडोज, अगर आपने क्या किया, आप मैं बोलूंगा यार मैं तो विंडोज यूज कर रहा हूँ मेरे भाई, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं कैसे करूँ यार। तो मैं बोलूंगा ना यार कि एक काम करते हैं, आपके पास विंडोज है ना भाई, तो जा एक काम कर, तू भी जा अपने जा भी तू भी गूगल पे जा और अपने सिस्टम के लिए जेबीएम इंस्टॉल कर ले, जेबीएम। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊंगा एंड आई विल इंस्टॉल जेबीएम फॉर माई विंडोज ओएस। तो मैं क्या करूंगा, अपने विंडोज सॉफ्टवेयर विंडोज सिस्टम में जेबीएम इंस्टॉल कर लूंगा एंड इसी बाइट कोड को यहाँ पे कंपाइल कर दूंगा। एंड देख रहे हो, मैंने इसी बाइट कोड को लिया, यहाँ पे अपने विंडोज में इंस्टॉल कंपाइल कर लिया विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। तो मुझे मुझे कुछ आउटपुट मिल गया, ठीक है, आउटपुट यहाँ मिल गया। अब मैं बोलूंगा लिनक्स है, मैं बोलूंगा यार यही बाइट कोड ले, तो अगर तुझे यही कोड इसी कोड को चलाना है तो एक काम कर, ये बाइट कोड ले और अपने लिनक्स पे अपने लिनक्स वाले जेवीएम में डाल एंड इसको कंपाइल कर ले, तुझे आउटपुट मिल जाएगा।
बोलूंगा यार, आप एक को तीसरा बंदा बोलेगा कि यार मेरे पास तो मैक है भाई, मैं क्या करूँ, मैं बोलूंगा यार तेरे पास जेबी में एक्सेस तो है ही, जा अपने जेबी में बाइट कोड डाल और उसको कन्वर्ट कर दे अपने मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में, ठीक है मेरे। तो यही होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जावा ना मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जावा मशीन अंडरस्टैंडेबल, सॉरी मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जावा से, क्योंकि जावा में आप जब भी कोड कंपाइल करते हो ना, और सीधा एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं होता है, वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम उस बाइट कोड को अपने सिस्टम के हिसाब से मशीन को समझ में आने वाले कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आई थिंक ये होप आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट्स हो रहा है तो कमेंट में पूछना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे ही दिया है, वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है यार। तो यही था टॉपिक। तो यार मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, सी प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। तो आई होप यार ये आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि ये मैंने क्या क्या बोला, क्या था डिफरेंस, क्या था, कैसे किया। एंड कुछ चीजें कुछ और चीजें बताएं कि जावा कुछ फीचर्स क्या है, जैसे पॉइंटर्स नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, ऑपरेटर ओवर राइडिंग है, एंड कुछ और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। एंड यार इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो जावा की प्योर, मतलब जावा में इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, जावा में प्रिंट कैसे करते हैं, हेलो वर्ल्ड कैसे, सॉरी हेलो वर्ल्ड बोल रहा हूँ, कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। इसके बाद हम लोग अपना सेशन, अपना डीएसए जो सेशन है, कोर्स है, वो कंटिन्यू करने वाले धीरे धीरे। तो हमारा एक पहला लेक्चर था जिससे मैंने आपको बताया कि जावा में कैसे, जावा एक्चुअली काम कैसे करता है। क्योंकि यार आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक जानने पड़ेंगे कि जावा एक्चुअली होता क्या है, जावा एक्चुअली है क्यों, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सी प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आई होप कि यार ये आपको जानना चाहिए पहले, इसलिए मैंने बताया। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जहाँ से हम अपना पूरा एक्चुअली में कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक्स थे जहाँ पे, इसके बाद हम अपना एक्चुअली में कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो चैनल में बने रहो। एंड आई विल फ्रॉम द, आई थिंक अंडर 1 or 2 days आई विल अपलोड द आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द सेशन, डियर सेशन, ठीक है। तो वहां पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट ईयर। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ।